हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं कोस्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां इस वीडियो में हम क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से ये समझने वाले हैं कि एक्चुअली क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और एक बेसिक एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम को समझेंगे, कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम अगर हम रियल लाइफ से इसको समझें तो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को यूज़ किया जाता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई मैसेज एक पर्सन को भेजना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूं कि उस पर्सन के अलावा कोई भी बंदा उस मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या मैं ये चाहता हूं कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग जो उसको रीड नहीं कर पाए, तो मैं उस मैसेज में मौजूद डाटा को इनक्रिप्ट कर देता हूं। अब इनक्रिप्शन किसको बोला जाता है? इनक्रिप्शन में होता कुछ यूं है कि हम हमारे मैसेज का जो डाटा है उसको कोड की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हम उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको सिर्फ वही बंदा समझ पाता है जो उस कोड से फेमिलियर है, उसके अलावा कोई भी बंदा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ऑटोमेटिकली जो बंदा उन कोड से फेमिलियर होगा वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और उसको रीड कर सकेगा, उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। अब अगर हम बिल्कुल बेसिक से क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम को समझें तो ये बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जहां पर हर लेटर पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हमको गिवन होती है, जैसा कि मैंने यहां पर प्रॉब्लम लिखी हुई है। यह है 2 + 2 = 4। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आने वाली वीडियोस में हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे एक फेमस प्रॉब्लम है सेंड प्लस मोर = मनी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इस सिंपल से एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से हम समझ पाए। अब कुछ इस तरह से हमें प्रॉब्लम गिवन होती है। अब यहां पर ऐसा है कि हर डिफरेंट लेटर एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा गोल ये है कि हमने जो डिजिट एक लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है, और जब हम उन डिजिट्स को फाइंड आउट करेंगे तो वो डिजिट्स ऐसे होंगे जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन को जो है वो वेरीफाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर इस पूरी कहानी को, इस पूरे प्रॉब्लम को एक लाइन में मैं लिखूं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, वी नीड टू फाइंड ऑल डिफरेंट वैल्यूज फॉर ऑल डिफरेंट लेटर्स। हमको सभी डिफरेंट लेटर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये हमारा प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहां पर हम यूज कर रहे हैं CSP कोस्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को। कोस्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में जब हम किसी भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स, डोमेन एंड कोस्टेंट्स। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जैसे ये एक प्रॉब्लम हमको गिवन है क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स, सबसे पहला कंपोनेंट हम यहां पर लिख लेते हैं वेरिएबल्स। तो यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो सभी लेटर्स हैं जो यहां पर गिवन है, सभी डिफरेंट लेटर्स। तो कौन कौन से हैं? T, W, O, F, U और R। ये जो 6 लेटर्स हैं ये बेसिकली हमारे वेरिएबल्स हैं। अगर हम बात करें डोमेन की तो डोमेन यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स आप बोल सकते हो या नंबर्स जो हैं ये हमारी डोमेन है। याद रखिए हर लेटर का डिफरेंट डिजिट होगा। ये हमारा कांस्टेंट भी है। चलिए नीचे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कांस्टेंट्स क्या है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स मीन्स काइंड ऑफ रूल्स। हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर कि हर डिफरेंट लेटर का डिफरेंट डिजिट होगा, डिफरेंट नंबर होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमने T को नंबर 1 या डिजिट 1 असाइन कर दिया तो किसी और लेटर का जो नंबर 1 है या डिजिट 1 जिसको हम बोल रहे हैं मैथ्स में, वो उसको हम असाइन नहीं कर सकते।
तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टी जैसे 2 दफ़ा यहाँ पर टी मेंशन्ड है, यहाँ पर ओ जो है वो 2 टाइम मेंशन्ड है, तो इनको डिजिट एक ही सेम ही होगा इनका, मतलब हर डिफरेंट लेटर का डिफरेंट डिजिट है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है एक लाइन लगाई हुई है। बेसिकली यहाँ पर हम लेटर लिखेंगे और उसके अगेंस्ट जो उसका डिजिट है या जिसको हम कोड कह सकते हैं उसको हमको लिखना है ताकि आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो लेटर्स हमारे पास है टी, उसके बाद है डब्ल्यू, उसके बाद है ओ और उसके बाद है एफ और यू और आर। ठीक हो गया जी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी बच जाए। तो इसको हम रेज कर लेते हैं। वेरिएबल्स और डोमेन्स हमको समझ आ गई। प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि बिगनिंग में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को, तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं जी। अगर हम थोड़ा सा गौर से इस प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एफ लिखा हुआ है। ऐसा है कि हमारे पास टी में लाजमी कोई ऐसा डिजिट है जिससे कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, हमने डोमेन देखी तो डोमेन हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है। फॉर एग्जांपल हम टी को बड़े से बड़ा डिजिट भी अगर असाइन करते हैं तो 9 + 9 हमारे पास आंसर आता है 18। मीन्स यहाँ पर अगर 18 आए तो ओ के पास आएगा 8 और यहाँ पर हमारे पास कैरी बचेगा 1। इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर कभी भी कैरी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ही लेटर्स हैं, वो सेम हो या डिफरेंट। बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा, बड़े से बड़ा डिजिट कौन सा होगा, 9 होगा। 9 9 हो सकता है, 9 8 हो सकता है, 9 7 हो सकता है, 9 6 हो सकता है। रिजल्ट हमको कुछ भी मिले, लेकिन जो कैरी हमारे पास आ रहा होगा वो 1 आ रहा होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। इट मीन्स हम इस फाइनल डिसीजन पर पहुंचे कि f बेसिकली किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, f 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने f के लिए एक जो है वो फिक्स कर दिया, फाइनलाइज कर दिया। ठीक हो गया। अब आगे मूव करते हैं और हम जो है t के लिए जो है वो डिजिट फाइंड आउट करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट से ढूंढना स्टार्ट करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम t को 0 दें तो हमारे पास 0 + 0 0 बचता है, तो दोनों को ही हम 0 नहीं दे सकते, एक ही लेटर को हम 0 असाइन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ अगर दोनों को ही 0 हमारे पास जाएगा, टी में अगर हम 0 रखवाएंगे तो कैरी 1 कभी भी नहीं बचेगा। 1 भी नहीं दे सकते क्योंकि कैरी नहीं बचेगा, 2 भी नहीं दे सकते, 3 भी नहीं दे सकते, 4 भी नहीं दे सकते और 5 हम दे सकते। ठीक है, पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर t को मैं 5 असाइन करता हूं, यहां पर भी 5 आ गया, 5 और 5 कितना हो गया जी 10। 10 का मतलब है o के अंदर कितना आ गया 0 और एक कैरी यहां पर हुआ, मतलब f रिप्रेजेंट करेगा 1 को। ठीक है जी, o रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर भी 0, इट मीन्स ये जो o है ये भी 0 है। अगर ये 0 और ये 0 तो 0 + 0 0, मतलब o के पास भी 0 आ गया, r के पास भी 0 आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं। मीन्स हम t को 5 असाइन नहीं कर सकते। तो ठीक है जी, इनको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। इरेज कर दिया। अब चेक करते हैं कि क्या हम t को 6 असाइन कर सकते हैं। अगर 6 असाइन करें तो क्या रिजल्ट हमको मिलेगा। 6 असाइन कर दिया t को फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 12, 2 o में आएगा और 1 यहाँ पर मतलब f के लिए होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और r में क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ तक कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यही वैल्यूज असाइन करते हुए। फाइनल अभी नहीं की, समझने के लिए हमने यही वैल्यूज असाइन कर दी। t को हमने दे दिया 6, o को दे दिया 2 और r के पास क्या आ गया जी 4 आ गया। यहाँ से इसको मिटा देते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो, चीज़ें हमारी गड़बड़ नहीं हो। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही लेटर्स बचे, W और U। ठीक है जी, W और U ये 2 लेटर्स बच गए। अगर हम इसको कोई ऐसी वैल्यू असाइन कर देते हैं, ऐसे डिजिट्स दे देते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, इट मीन्स
हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक ठीक सॉल्व हो गया। तो W के लिए वैल्यूज ढूंढना स्टार्ट करते हैं। 0 हम नहीं दे सकते, 1 हम नहीं दे सकते, ठीक है जी। 0 हम दे सकते हैं, 0 नहीं दे सकते ना, क्योंकि U के पास 0 चला जाएगा। 1 हम नहीं दे सकते, 2 हम नहीं दे सकते। 1 क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि F को दे दिया। 2 क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि O को दे दिया। 3 हम दे सकते हैं, किसी भी डिजिट को नहीं दिया। तो अगर यहाँ पर 3 होगा, 3 और 3 U के पास आ जाएगा 6। अगर U के पास 6 आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि T को हम ऑलरेडी क्या दे चुके हैं? 6 दे चुके हैं। इट मीन्स हम W को 3 नहीं दे सकते। ठीक हो गया। क्या हम W को 4 दे सकते हैं? हमने W को दे दिया 4, यहाँ पर दिया 4 तो दे ही नहीं सकते क्योंकि हमने R को दिया हुआ है। ठीक है जी, R के पास 4 ऑलरेडी है, तो W को हम देते हैं जी 5। अगर हम W को 5 देते हैं तो U के पास आता है जी 0, तो 0 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक कैरी आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी वैल्यूज चेंज होंगी। तो T को हमने 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 और 6 12, 12 और 1 13, मतलब O के पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेट्स सपोज इसके पास अगर 3 आता भी है तो यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया। 3 और 3 6, इस 3 के आने की वजह से R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 4 की बजाय 6 हो जाएगी। इस पूरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हमने W को 5 5 असाइन किया। जब हमने W को 5 5 असाइन किया, मतलब इन दोनों का सम होता है 10। 10 में से U को असाइन हो जाएगा 0। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है क्योंकि पहले किसी को 0 असाइन नहीं है। अब यहां पर 0 असाइन हुआ तो एक कैरी यहां पर आया, एक कैरी यहां पर आया, मीन्स T की वैल्यू में जो सम होगा तो O की वैल्यू बदलेगी। 6 और 6 12 और 1 13, O की वैल्यू हमने कर दी 3। ठीक है, 1 यहाँ पर कैरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 जब हमने यहाँ पर O को 3 दिया तो यहाँ पर भी 3 और 3, R की वैल्यू पहले 4 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब R की वैल्यू और T की वैल्यू दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इट मीन्स जो T वाली वैल्यू हमने 6 दी हुई है यहीं पर प्रॉब्लम है। तो बैक ट्रैक कर जाओ और जाके T की वैल्यू को चेंज करो, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आते ही रहेंगे। हम वापस जा रहे हैं और T की वैल्यू को 6 से चेंज कर रहे हैं। यही हमारे पास मेन जो है वो चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है। तो अब जो है हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ F की वैल्यू बची रहने देनी है। फिर आ जाओ जी T पर। T 6 तक हमने वैल्यू असाइन की, प्रॉब्लम आ गया, आगे भी प्रॉब्लम आ गया, तो इसको बदलते हैं जी, यहाँ पर 7 असाइन करते हैं। ठीक है, ये 7 क्यों असाइन कर रहे हैं? क्योंकि हम T को 6 असाइन नहीं कर सकते। अगर T को 6 असाइन करेंगे तो प्रॉब्लम आ रहा है। अब 7 हमने असाइन कर दिया, 7 और 7 कितने हो गए जी? 14। इट मीन्स O के पास कितना चला जाएगा? 4 चला जाएगा। तो T को हमने कर दिया जी 7। ठीक है, O को 4 आ गया, 4 और 4 यहाँ पर आ गया 8। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो T के पास 7 चला गया, O के पास 4 चला गया और R के पास 8 चला गया। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब फिर से इसको चेक करो W और U को, कि इसको ऐसी वैल्यू असाइन करो जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। तो हम क्या करते हैं जी, अब फिर से इसको देखते हैं जी बिल्कुल शुरू से, कि इसको 0 दे सकते हैं, नहीं दे सकते, 1 भी नहीं दे सकते, 2 भी नहीं दे सकते। 2 दे सकते हैं, चलो 2 दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2 देता हूँ, यहाँ पर 2 देता हूँ, तो 2 और 2 हो जाएगा 4। तो 4 जब होगा तो O को पहले ही 4 असाइन है, हम 2 नहीं दे सकते जी। अब देखते हैं जी, क्या हम इसको 3 दे सकते हैं? ठीक है, तो 3 देख के देख लेते हैं। 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 हमने इसको असाइन कर दिया। किसी के पास भी ना पहले 3 था ना 6 था, तो मतलब हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। देखो जी, 7 3 4, ये मैथमेटिकल इक्वेशन वेरीफाइड है या नहीं? 7 3 4, 4 और 4 8, 3 और 3 6, 7 और 7 14। जी बिल्कुल ये वेरीफाइड है। तो हमने इस प्रॉब्लम को कर लिया सॉल्व, जो कि था क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम। सिंपल सी कहानी। याद रखिए, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम था। इसको मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन में कंसीडर किया हुआ है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से हम समझ पाएँ। हमारे पास सेम ही लेटर्स हैं,
तो इससे कोई इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। हमारे आने वाली वीडियोस में हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम की, ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।